नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त सियासी गर्मी है। आज मैं आपको इन दोनों राज्यों में हो रहे चुनाव का रंग दिखाऊंगा। आज 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई ताकतवर केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हिमाचल में मौजूद थे। नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल के अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे कई दिग्गज हिमाचल में आज कैंपेन करते दिखाई दिए। इनके भाषण, इनकी बातें सुनने लायक हैं। क्योंकि हिमाचल में इलेक्शन कैंपेन 48 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगा दी है। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के कैंपेन में क्या फर्क है, रणनीति में क्या अंतर है, यह साफ दिखाई देता है। बीजेपी के नेताओं के रैलियों की गूंज सुनाई दे रही है, सड़कों पर नारे दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता खामोशी से कैंपेन कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा, पब्लिक मीटिंग कम। इस रणनीति का मतलब क्या है, यह जानना और भी इंटरेस्टिंग है। बीजेपी के कैंपेनर आस्था की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की याद दिला रहे हैं, सड़क, बिजली और पानी की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का फोकस सिर्फ बीजेपी सरकार की कमियां गिनाने पर है। कांग्रेस की उम्मीद किस बात पर टिकी है, यह भी आज मैं आपको बताऊंगा। हिमाचल के लोगों में आज सबसे ज्यादा क्रेज योगी आदित्यनाथ को लेकर देखने को मिला। योगी ने लगातार तीसरे दिन आज भी हिमाचल के कई इलाकों में पब्लिक मीटिंग्स की। शिमला और पालनपुर की योगी की रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लोगों का उत्साह देखने लायक था। रैली में पहुंचते ही 2 नारे रखते हैं, जय श्री राम और दूसरा भारत माता की जय। इसके बाद योगी भी लोग के मूड के हिसाब से बोलते हैं। वो राम मंदिर की बात करते हैं, कोरोना काल में सरकार के काम की याद दिलाते हैं, विदेशों में बढ़ रही भारत की शान की बात करते हैं। और इस सब के बाद कहते हैं यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस चली गई, अब कांग्रेस को फिर से वापस नहीं आने देना है। ये है भारत, वो अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता और जब भी अवसर मिलेगा अपनी आस्था को वापस पुनर्स्थापित करेगा। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। किसी कालखंड में किसी विदेशी आक्रांता ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भले ही तोड़ा होगा, लेकिन आज देश गुलाम नहीं है। स्वतंत्र भारत गुलामी के चिन्हों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें अवसर मिला, फिर से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भाइयों बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, सबसे भव्य मंदिर बन रहा है। 55% काम पूरा हो चुका है और अगले वर्ष के अंत तक जब रामलला का विराजमान भगवान राम के भव्य मंदिर में होगा, पूरा भारत राष्ट्र के गौरव मंदिर की अनुभूति करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। ये राष्ट्र मंदिर है, भारत की भावनाओं का मंदिर होगा। जो सरकार आपकी आस्था का सम्मान दे सके, सीमाओं की सुरक्षा कर सके, वैश्विक मंच पर भारत को प्रतिष्ठा दे सके, हमारे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा सके, अन्नदाता किसानों के आय को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे सके, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर अन्नदाता किसान के खाते तक पहुंचा सके, हर वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दे सके, बुजुर्गी के समय में जब कोई सहायता के लिए खड़ा न हो, सरकार खड़ी है सहायता के लिए। उसकी उम्र सीमा 80 से घटा के 60 कर दी गई। महिलाओं के, बहनों के, बेटियों के कल्याण के लिए योजनाओं को बना सके, उसी सरकार को लाने की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन से हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सके, गांव-गांव में बेहतर कनेक्टिविटी दे सके, वही सरकार आनी चाहिए। आजकल योगी जहां जाते हैं, लोग कहते हैं अपराधियों के खिलाफ रुख योगी जैसा होना चाहिए।
राज्य का प्रशासन योगी जैसा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट वैसे चलनी चाहिए जैसे योगी चलाते हैं। हिमाचल में भी ऐसी बातें कही जाती हैं, इसलिए आज योगी ने कहा कि हिमाचल को यूपी जैसा प्रशासन ही मिलेगा, सरकार भी उसी सख्ती से चलेगी, लेकिन ये तभी होगा जब हिमाचल के लोग यहां भी कांग्रेस का वही हाल करेंगे जो यूपी में कांग्रेस का हुआ। योगी ने याद दिलाया कि यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन जनता ने कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर समेटकर राम नाम सत्य कर दिया। कांग्रेस होती तो क्या कश्मीर से धारा 370 हट पाती? कांग्रेस रहती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता? कांग्रेस रहती तो क्या कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो पाती और ये फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था हो पाती? भाइयों बहनों, जब ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते तो इनको वोट देके अपना वोट खराब क्यों हम करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़ और 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा सीट है और 403 में उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीट दी है? 2। मात्र 2। राम नाम सत्य के लिए भी 4 लोग चाहिए होते। उत्तर प्रदेश की जनता उसे इस लायक भी नहीं समझती कि अंतिम यात्रा को पूरा कर सके। यहां का व्यक्ति अपनी सुविधाओं को तिलांजलि दे सकता है, लेकिन अगर कोई उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उससे 2-2 हाथ करने में भी कोई कोताही नहीं बरतता है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ पालमपुर में थे। वहां योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के काम गिनाए। मोदी ने भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, यह बताया। योगी ने कहा कि 5 साल में बीजेपी हिमाचल को विकास के रास्ते पर लाती है और फिर कांग्रेस अगले 5 साल में हिमाचल को फिर उसी जगह पहुंचा देती है। इसलिए इस बार गलती नहीं करनी है। योगी ने कहा अब सब कुछ बदल रहा है, इसलिए पुरानी रीत भी बदलनी होगी। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे भारत माता की। मोदी जी के नेतृत्व में देश न केवल वैश्विक मंच पर आज एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत के सर्वांगीण विकास को भी एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं वैश्विक मंच पर आज भारत विश्वगुरु नहीं बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। दुनिया को एक नई दिशा देता है। दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जो भारत के बगैर आज समाधान जिसका निकाल सके। और जब भी दुनिया के सामने कोई संकट आता है, विश्व मानवता भारत की ओर फिर से देख रही है। वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा विरासत को मिल रहा सम्मान, ये भारत के यशस्वी नेतृत्व के कारण। अब मैं आपको हिमाचल में कांग्रेस का हाल बताता हूं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आज हिमाचल में थे, लेकिन उनकी रैलियां नहीं हुई। हिमाचल में कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा करते हैं, लोकल लीडर्स के साथ छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहे हैं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही किया। शिमला में अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ मोदी का चेहरा है, लेकिन अब मोदी का काम और नाम इतनी बार इस्तेमाल हो चुका है कि अब जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गहलोत ने कहा कि बीजेपी वादे करती है और भूल जाती है, लेकिन कांग्रेस जो वादे करती है उन्हें पूरा करके दिखाती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ इसका सबूत है। हिमाचल में भी कांग्रेस एक एक वादा पूरा करेगी, यह कहा अशोक गहलोत ने। बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी? कहावत है, बकरी की मां कब तक खैर बनाएगी? और कब तक मोदी जी का चेहरा सामने रखे राजनीति करोगे? मोदी जी का खुद का काम नीचे आ रहा है। मोदी जी को पता नहीं महसूस हो रही हो, पर देश वासी में महसूस हो रहा है
कि आज अगर 2014 की जो मोदी जी की स्पीचें सुन लो 14 की और पब्लिक सुना दो तो फिर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वादा करो मत, अगर आप करो उसको पूरा निभाओ। कर्जे माफ करने की बात की तो 7 दिन में कर्जा माफ होगा, तो कर्जा माफ हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगा राहुल गांधी की जो कमिटमेंट देशवासियों के साथ में है, वो देश और देशवासियों के लिए पूरी तरह समर्पित है, कमिटेड है। अशोक गहलोत ने जब कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनावी वादे करती है और चुनाव के बाद इन्हें भुला दिया जाता है, तो इस इल्जाम का जवाब दिया हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। जयराम ठाकुर ने मंडी की रैली में कहा कि कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो इतना बता दें कि 2012 के इलेक्शन में कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनमें से कितने वादों को पूरा किया। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात कहें, वो कहते हैं कि हम 10 गारंटियां लेकर के आए हैं। पूछिए कि आपने 2012 के चुनाव में गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश के हर एक परिवार से हम सरकारी नौकरी देंगे। क्या यहां धर्मपुर में सभी घर से नौकरी मिल गई है? इन्होंने 2012 में वादा किया था कि हिमाचल प्रदेश में हम बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवानों को, जिनको रोजगार नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या वो बेरोजगारी भत्ता मिल गया? जो वादे किए थे 2013 से लेकर के 2017 तक इनकी सरकार रही, जो वादे किए थे वो वादे भूल जाते हैं। वो सिर्फ चुनाव के वादे होते हैं, इसके बाद की उनको कोई उससे लेना देना नहीं होता है। लेकिन अब की बार जो वादे किए हैं लोगों ने सिरे से खारिज कर दिए हैं। कोई उनको ना गंभीरता से सुनता है, ना गंभीरता से पढ़ता है, ना गंभीरता से मानता है। बीजेपी के नेता रैलियों में जो कुछ कहते हैं, कांग्रेस के नेता उसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं। रणदीप सुरजेवाला शिमला में थे। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर कोई भी दावा करें, लेकिन अब जनता जयराम ठाकुर और बीजेपी को गुड बाय करने का मूड बना चुकी है। सुरजेवाला ने कहा कि डबल इंजन हिमाचल में डबल फेलियर साबित हुआ। हिमाचल में डबल इंजन की सरकार डबल फेलियर की सरकार साबित हुई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, झूठ और लूट, ये जयराम ठाकुर सरकार के चिन्ह बन गए हैं। हिंदुस्तान के सबसे इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर साबित हुए हैं, जिनका रिमोट कंट्रोल भी अब दिल्ली से नहीं चल पा रहा क्योंकि कनेक्शन कट गया। और उस कनेक्शन कटने से हिमाचल प्रदेश को जयराम ठाकुर ने बदहाली और कंगाली के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। हर घर महंगाई, घर घर महंगाई। भारतीय जनता पार्टी को भगाओ और भविष्य का निर्माण करवाओ, ये नारा अब चल रहा है। क्योंकि भाजपा ने महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से हिमाचल के लोगों की जिंदगी त्रस्त कर दी है। अब जनता उन्हें गुड बाय कहने के लिए, जयराम ठाकुर सरकार और भाजपा को अब टाटा और गुड बाय कहने के लिए तैयार है। सुरजेवाला कह रहे थे कि डबल इंजन फेल हो गया, जनता ने बीजेपी की विदाई का फैसला कर लिया। लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो गाड़ी ने स्पीड पकड़ी है, अब डबल इंजन की सरकार विकास को नई रफ्तार देगी। गडकरी आज चंबा में थे। चंबा की पब्लिक मीटिंग में नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छी रोड विकास के लिए कितनी जरूरी है, ये हिमाचल में आकर पता लगता है। अब रास्ते बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, इन सड़कों के जरिए हिमाचल विकास के हाईवे पर दौड़ने वाला है। कि मैं जब बचपन में मनाली आया था तो रोहतांग पास जाने के लिए मुझे 3.5-4 घंटा लगा था। अब जब अटल टनल बनी है तो मैं केवल 8 मिनट में निकल गया। वो फायदा मैंने देखा है। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन हिमाचल में बनेगा। रोपवे, केबल कार बनेगी, टनल बनेगी, रोड बनेंगे। और मैं जानता हूं कि रोड के बिना विकास नहीं होगा।
अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनकी बात का मैं अक्सर उल्लेख करता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में रोड बनेंगे, टनल बनेंगी, रोपवे बनेंगी, केबल कार बनेंगी, फेनाकुलर रेलवे बनेंगी, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस होंगी, स्कूटर होगी, ऑटो रिक्शा होगी, खुशहाली होगी, समृद्धता होगी, संपन्नता होगी। बीजेपी कैंपेन में पूरी ताकत लगा रही है। रैलियों के अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी भी हिमाचल में थे। धामी ने आज शिमला के माल रोड में डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से बात की। माल रोड पर काफी टूरिस्ट होते हैं, इस इलाके में बड़ा मार्केट है, दुकानें हैं। पुष्कर धामी ने दुकानों में जाकर लोगों से बात की, उनसे मिले, और इस डोर टू डोर कैंपेन के दौरान धामी एक टी स्टॉल पर रुके और चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिमला पहुंच गए। बघेल ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बीजेपी के अपने नेता पार्टी के खिलाफ चुनाव के मैदान में हैं। कांग्रेस के नेता बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागियों को मनाने के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही, क्योंकि बागियों को भी मालूम है बीजेपी इस बार जाने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम दूसरे दलों से अलग हैं, हम अनुशासित हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो उसकी कलई खुल गई। एक बागी प्रत्याशी को प्रधानमंत्री पत्र फोन करना, इसका मतलब ये है कि युद्ध क्षेत्र में जैसे सेनापति की बात यदि सैनिक नहीं माने तो समझ लीजिए युद्ध में पराजय निश्चित है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सेनापति करता धरता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया, उसके बाद भी उन्होंने उसके आदेश मानने से इनकार कर दिया है। 21 बागी खड़े हुए हैं, 68 विधानसभा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं और वहाँ 21 बागी चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जिसका वो दावा करते थे। हिमाचल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के बारे में जो कहा था उसकी बहुत चर्चा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, जिससे कोई पायलट उड़ाना तो छोड़िए, रनवे पर दौड़ा भी नहीं सकता। कांग्रेस के संबंध में जरूर मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस अब एक ऐसा जहाज है जिसका तेल अब खत्म हो चुका है। अब कोई पायलट आ जाए, उड़ान भरना तो दूर, रनवे पर भी वह नहीं दौड़ पाएगा। कांग्रेस एक ऐसा डूबता हुआ जहाज। ये तो सब जानते हैं कि हिमाचल में परंपरा है, एक बार कांग्रेस की और एक बार बीजेपी की सरकार आती है। कांग्रेस का कैंपेन देखकर लगता है कि पार्टी बस इस इंतजार में है कि इस बार उसकी बारी आ चुकी है। हिमाचल का रिवाज है, इसलिए कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी इस बार रिवाज को बदलने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और पुष्कर सिंह धामी, इनका कैंपेन तो मैंने आपको दिखाया। नरेंद्र मोदी हिमाचल का 3 बार दौरा कर चुके हैं। वो पिछले 1 महीने में कल चौथी बार हिमाचल में होंगे। और जब मोदी का कैंपेन होता है तो हवा कैसे बदलती है, ये हमने देखा है। लोग जानना चाहते हैं कि जयराम ठाकुर का ताज बदलेगा या हिमाचल का रिवाज बदलेगा। अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, उनमें एक तरफा बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है। बीजेपी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है उसके बागी उम्मीदवार। उसके अपने ही लोग टिकट न मिलने पर चुनाव में खड़े हो गए हैं। बीजेपी के कुल 21 बागी चुनाव के मैदान में थे। 3 उम्मीदवारों ने पर्चा वापस ले लिया, लेकिन अभी भी 18 सीटों पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। और कांग्रेस को लगता है कि इन 18 सीटों पर फायदा उसको मिलेगा। बीजेपी के लिए राहत की बात यह कि बगावत की यह प्रॉब्लम कांग्रेस के सामने भी है।
कांग्रेस के कुल 11 बागियों में से 5 को मना लिया गया है, लेकिन 6 रेबल अभी भी मैदान में हैं। लेकिन जीत के दावे बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं। गुजरात में भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन आज गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। गुजरात में कांग्रेस के सबसे अनुभवी, सबसे पुराने नेता मोहन सिंह राठवा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। मोहन सिंह राठवा 1-2 बार नहीं, 11 बार असेंबली का इलेक्शन जीते हैं, 11 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। इस वक्त वो छोटा उदयपुर सीट से विधायक हैं। मोहन सिंह राठवा कितने बड़े नेता हैं, उनका जनाधार कितना है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मोहन सिंह राठवा 50 साल में सिर्फ 1 बार चुनाव हारे। पहली बार 1972 में चुनाव जीते थे, उसके बाद 2002 का चुनाव छोड़कर कभी भी कोई चुनाव नहीं हारे। मोहन सिंह राठवा गुजरात में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। 6 महीने पहले मई में राठवा ने ऐलान किया था कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसके बाद राठवा खामोश थे। आज उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद मोहन सिंह राठवा ने कहा उनके पास लंबा अनुभव है, उन्हें पता है कौन काम कर रहा है और जनता किसके साथ है। राठवा ने कहा उन्होंने सोच विचार के, सब देख समझकर बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। હતી એટલા માટે જ મેં ભાજપમાં જોડાયો છું। મારે કોઈ પાર્ટીની જોડે અનબનાવ પણ નથી હતી એટલા માટે જ મેં ભાજપમાં જોડાયો છું। मैं बीजेपी के साथ जुड़ा हूं। मेरा पार्टी से कोई अनबन नहीं था, किसी से मेरा कोई विरोध नहीं था, लेकिन मेरी एक इच्छा हुई कि इतने सालों से उस पार्टी में रहा, इसके बाद भी मैं बीजेपी से जुड़ा। आज पूरा आदिवासी विस्तार की योजनाएं उजागर हुई हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए मैं इससे जुड़ा हूं। सारी रीते प्रगति थाय अने बधाने तेनो लाभ मळे। मोहन सिंह राठवा की उम्र 80 साल है। वो खुद एक्टिव सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उनके बेटे राजेंद्र राठवा और रंजीत राठवा दोनों राजनीति में सक्रिय हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि मोहन सिंह राठवा चाहते थे कि कांग्रेस उनके बेटे राजेंद्र राठवा को उनकी सीट से चुनाव के मैदान में उतारे, लेकिन पता यह लगा कि कांग्रेस छोटा उदयपुर के बड़े नेता नारायण राठवा के बेटे को टिकट देने का मन बना चुकी है। यह बात मोहन सिंह राठवा समझ गए, इसलिए उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया। अब बीजेपी राठवा के बेटे को टिकट देगी। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मोहन सिंह राठवा के पार्टी में आने से बीजेपी को कम से कम 1 दर्जन सीटों पर फायदा होगा। गुजरात में एक नए प्लेयर हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जहां जाते हैं सबसे पहले कंट्रोवर्सी पहुंच जाती है। ओवैसी अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे, ट्रेन में सवार थे, एक पत्थर ट्रेन की खिड़की से टकराया तो पब्लिक मीटिंग में ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान ने इल्जाम लगा दिया कि जिस कोच में ओवैसी साहब सफर कर रहे थे उस कोच पर हमला हुआ, पत्थर फेंके गए। वारिस पठान ने इस इल्जाम को साबित करने के लिए कुछ तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की। वारिस पठान ने कहा कि मोदी जी चाहे पत्थर बरसाएं या कुछ और करें, ओवैसी साहब गरीबों और मजलूमों की आवाज उठाते रहेंगे। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं मीडिया वाले के पास, मेरे पास मोबाइल में फोटो सब पड़े हुए हैं। इतना भारी पत्थर कि वो कांच के पूरा क्रैक हो गया। फिर एक दूसरा पत्थर आया, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, 10-15 सेकंड में किसी ने 2 पत्थर लगातार उठा के मार। ओवैसी साहब ट्रेवल कर रहे हैं ना, अरे तुम पत्थर मार लो मोदी जी, तुम आग बरसा दो मोदी जी, लेकिन ये हक की आवाज
ना कभी रुकी है, ना रुकेगी, ना इंशाअल्लाह ताला कभी रुकेगी। गायब हवा में बात नहीं करता वारिस पठान, प्रूफ है, फोटो निकाला है। चूंकि ओवैसी की पार्टी ने पत्थरबाजी का इल्जाम लगाया, पुलिस हरकत में आई। रेलवे पुलिस ने मामले की जांच की और कुछ घंटों में हकीकत सामने आई। सूरत पुलिस का दावा है कि यह सही है कि वंदे मातरम एक्सप्रेस के कोच E2 की विंडो से पत्थर टकराया था। उसी कोच में ओवैसी सफर कर रहे थे, यह भी सही है। उस कोच में सुरक्षाकर्मी भी थे, सिक्योरिटी वाले भी थे। किसी ने पत्थरबाजी की शिकायत नहीं की। ओवैसी और उनकी पार्टी के लोगों ने सूरत रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद भी पथराव को लेकर कुछ नहीं कहा। पुलिस का कहना है कि शुरुआती तफ्तीश में यह पता चला है कि यह घटना अंकलेश्वर और भरूच के बीच की है। वहां रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि कोई पत्थर या मेटल पार्ट उछलकर ट्रेन के शीशे में लग गया हो। ट्रैवलिंग के दरमियान ये जानकारी सांसद श्री या उनके साथ ट्रैवल कर रहे दूसरे साथी मेंबर्स के द्वारा हमको बताने में नहीं आई और वो सूरत स्टेशन पे उतरने के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। साथ में इस मामले में तहकीकात करने पर ये पता चला है कि अंकलेश्वर और भरूच के बीच में रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से काम चल रहा है। इस काम में जो मेटल और ट्रैक का रिपेयरिंग के काम के दौरान ऐसी संभावना रहती है, ऐसा रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि मेटल पार्ट्स या तो पत्थर उछलने के बनाव बनते हैं। फिलहाल रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि ये संभावनाएं रहती हैं। हालांकि सूरत की रैली में इस मुद्दे पर खुद ओवैसी डायरेक्टली कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन वो रुकने वाले नहीं है, मजलूमों की आवाज उठाते रहेंगे। ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों पर हमले किए। ओवैसी ने कहा कि किसके कितने विधायक, किसके कितने सांसद हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन गरीबों की, दलितों की, माइनॉरिटीज की आवाज उठाता है। ओवैसी ने कहा कि गुजरात विधानसभा में मौजूदगी दर्ज करनी है, क्योंकि कांग्रेस तो बीजेपी से मिली हुई है। इसलिए अगर गुजरात विधानसभा में भी मजलिस के विधायक होंगे तो गरीबों की आवाज असेंबली में जरूर सुनाई देगी। मजलिस के मुखालिफ लोग कहते हैं कि ओवैसी के 2 MP हैं, पार्लियामेंट में क्या करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की लोकसभा में भाजपा के 300 MP हैं और उन 300 MP के सामने जब भी आपका गुनाहगार भाई बेटा खड़ा हो जाता है तो भाजपा के 300 MP 6 मिनट में 3 मर्तबा खड़े होकर हमको सलाम करते हैं। ये मिजाज आपको गुजरात की विधानसभा में पैदा करना पड़ेगा। 500 की लोकसभा में 300 भाजपा के MP हैं। 6 मिनट की तकरीर हमको वक्त मिलता है। 6 मिनट में हम मोदी अमित शाह के सामने मजलूमों की इंसाफ की बात करते हैं, अपने हक की बात करते हैं, सच्चाई को बयान करते हैं। क्योंकि गुजरात में आप देखते हैं कि जो अपोजिशन है, विपक्ष है, वो तो भाजपा से मिला हुआ है। बताइए आप, मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है ये वोट काट रहा है। अरे वोट मैं नहीं काट रहा हूं, तुम मोदी से मिले हुए हो, तुम भाजपा से मिले हुए हो, तुम दिलो जान से मिले हुए हो। इसलिए 27 साल से भाजपा गुजरात में सरकार बना रही है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपसे पूछूं कि क्या आपने भाजपा को वोट दिया? जिसने वोट नहीं दिया हाथ उठाओ, ऊपर भी उठाओ, वहां भी उठाओ। फिर भाजपा कैसे जीती? भाजपा कैसे जीती बताओ? क्या मैं आपको आपके कान में आकर आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक कर बोला कि उसको वोट दो?
यही बात जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस और छोटा रिचार्ज को पेट में और सर में दर्द शुरू हो जाता है। ओवैसी जबरदस्त स्पीकर हैं। जितनी चर्चा उनके भाषण की हुई उससे ज्यादा चर्चा इस इल्जाम की हुई कि उनकी ट्रेन के कोच पर पत्थर फेंके गए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कुछ सिरफिरों ने ओवैसी की कार पर गोली चलाई थी। उसे भी ओवैसी ने एक बड़ा इशू बनाया था, पर चुनाव में उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अब गुजरात में ओवैसी साहब की ट्रेन पर पत्थर को इशू बनाया गया है और पुलिस कह रही कि पत्थर फेंका नहीं गया, उछलकर कोच के शीशे में लग गया। ओवैसी साहब के लिए मुझे एक शेर याद आ गया। शीशे के चटकने की वजह गर्म सांस का कोई झोंका हुआ होगा, मेरे हाथ में पत्थर नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। हालांकि अगर कोई पत्थर केजरीवाल की गाड़ी पर लग जाता तो इसे बड़ा इशू बना देते, इसे अपनी हत्या की साजिश बताते। वैसे आज गुजरात में केजरीवाल ने जो कहा वो भी इंटरेस्टिंग है। केजरीवाल ने आज कहा कि पहले तो बीजेपी और कांग्रेस पर्दे के पीछे एक थे, लेकिन अब तो बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन सबको दिख रहा है। इसलिए गुजरात के लोगों को इन दोनों पार्टियों को छोड़कर आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। और यहाँ पे तो अभी बता रहे थे मेरे को पीयूष भाई, भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलके नगर पालिका, दोनों पहले तो छुप छुप के मिला करते थे। प्यार का रिश्ता है दोनों में, पहले छुप छुप के मिलते थे, अब दोनों ने शादी कर ली। इस बार इन दोनों पार्टियों को हरा के अपने बच्चों की सोचो, परिवार की सोचो, पार्टियों की मत सोचो। पार्टियों से कुछ नहीं, पार्टियों के पीछे पड़ के क्या मिला अपने को। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने आज दावा किया कि केजरीवाल और बीजेपी मिले हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि केजरीवाल गुजरात में जाकर कुछ भी दावा करें, लेकिन जो मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों को साफ हवा नहीं दे सकता और दूसरे राज्यों को क्या देगा, ये बात गुजरात के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। 2 रात तो गुजारी है दिल्ली में, पता लग जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांड का नेबुलाइजर लेना है, पता लग जाएगा कि बिना कोरोना के भी मास्क पहन के घूमना है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अप्रवासी मुख्यमंत्री है। पॉल्यूशन ऑन, केजरीवाल गॉन। जैसे ही दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, केजरीवाल राजनीतिक टूरिज्म पर निकल जाते हैं। कभी शिमला की वादियों में पाए जाते हैं, कभी अहमदाबाद में मिलते हैं, कभी सूरत में मिलते हैं। अभी शिमला से उन्होंने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया, मतलब वहां से तो निपट गए। अभी यहां से भी 2-4 दिन में निपटने वाले हैं, तीसरा राज्य पकड़ लेंगे, क्योंकि दिल्ली में रहते ही नहीं है वो, उनका दिल्ली से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए ये बात पूर्ण सत्य है कि केजरीवाल के गवर्नेंस को अगर देखना है तो 2 दिन 24-48 घंटे दिल्ली में रहिए, दमा लेके वापस अपने घर जाइए, खांसी लेके अपने घर जाइए, नेबुलाइजर लेके घर जाइए, मास्क लेके घर जाइए। ये केजरीवाल का मॉडल है गवर्नेंस का। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेशवासियों को ऑक्सीजन नहीं दे सकता, वो क्या बात करेगा? उसको कोई बात करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। भाजपा और आम आदमी पार्टी मिली भगत में काम करती है, प्योर कॉग्निजेंस में काम करती है, अलायंस में कोलायंस में काम करती है। केजरीवाल और गौरव वल्लभ दोनों बेकार की बात कर रहे हैं। वो भी जानते हैं ना तो बीजेपी और कांग्रेस आपस में मिल सकते हैं और ना ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और जनता भी इस बात को समझती है, जनता जानती है। इसलिए हैरानी होती कि ये लोग देश की जनता की समझदारी पर शक क्यों करते हैं। ऐसी बातें करने वाले लीडर कई बार अपनी बातों के जाल में फंस जाते हैं। थोड़े दिन पहले जब केजरीवाल ने यह आइडिया दिया था कि नोटों पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, सब समझ गए थे कि वो गुजरात के हिंदू वोटर्स को बताना चाहते हैं कि वो कितने कट्टर हिंदू हैं। लेकिन पंजाब में उनका दांव उल्टा पड़ गया। वहां केजरीवाल की सरकार है और एक हिंदू नेता को पुलिस की मौजूदगी में सरेआम गोलियों से भून दिया गया। और आश्चर्य की बात यह कि पंजाब पुलिस ने हिंदू नेताओं को सलाह दी है कि वो घर से बाहर ना निकले। जिन नेताओं को धमकियां मिल रही हैं, उनको पुलिस फोन नंबर चेंज करने के लिए और कुछ दिन के लिए पंजाब से बाहर जाने की सलाह दे रही है। कुछ हिंदू नेताओं को पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी है और निर्देश दिया कि जब भी घर से बाहर निकलें तो जैकेट पहनना ना भूलें।
पुलिस वाले खुद इन हिंदू नेताओं के घरों पर गए और जाकर उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट गिफ्ट में दी। पंजाब पुलिस के जवान हिंदू नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाते नजर आए। हिंदू नेताओं को पंजाब पुलिस मुफ्त में बुलेट प्रूफ जैकेट दे रही है। असल में पंजाब के हिंदू नेताओं को पाकिस्तान से और कनाडा से धमकी भरे कॉल लगातार आ रहे हैं। पहले पंजाब पुलिस इन धमकियों को हल्के में ले रही थी, लेकिन 4 नवंबर को सरेआम सुधीर सूरी की हत्या के बाद पंजाब पुलिस परेशान है। सुधीर सूरी के पास वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी थी। जिस वक्त वारदात हुई उस समय पंजाब पुलिस की टीम उनके साथ थी। इसके बावजूद दिन दहाड़े सरेआम सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई। इसके बाद पंजाब पुलिस ने हिंदू नेताओं को सलाह दी है कि वो घर से बाहर निकलने में सतर्कता बरतें। पंजाब में जिन हिंदू लीडर्स को धमकी मिल रही है उसमें शिवसेना हिंद के अध्यक्ष निशांत शर्मा भी शामिल हैं। निशांत शर्मा के मुताबिक सुधीर सूरी की हत्या के बाद उन्हें कई धमकी भरे फोन आ चुके हैं और उन्होंने इस सिलसिले में मोहाली के खरड़ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। खास बात है कि जिस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा निशांत शर्मा से बात कर रहे थे, उसी समय निशांत शर्मा को धमकी भरा फोन आया। अगर मुझे किसी कैटेगरी में डाला होगा तभी मैं जा पाऊंगा ना, उसमें दूसरी स्टेट मुझे सुरक्षा देगी। दूसरी स्टेट को क्या पता है मुझे थ्रेट है या नहीं है। अब पंजाब में रहता हूँ, पंजाब की इंटेलिजेंस को, पंजाब की एजेंसियों को तो पता है कि मुझे थ्रेट है। अब मैं हरियाणा जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, गुजरात जाता हूँ, तो बाहर की एजेंसियों को क्या पता है कि मैं थ्रेट हूँ। ये देखिए धमकी की कॉल आ गई है, ये देखिए। सुनूं क्या? अपने परिवार में कह देते हौसला रखना। क्यों अपने परिवार में कहते नहीं कमा हौसला रखना? किसी भी जान वाले हो ना है, किसी भी जान वाले हो ना। मैं कितने जान वाला? कोई नहीं, मैनू मारने वाले मर गए है। और मैं भी कहता ਹੁੰਦਾ जी वो भी कहता ਹੁੰਦਾ जी वो तो कोई गल नहीं, वो तो अनजाने जो पिठ से बाहर किया, सामने आया फिर पता लगूगा ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਡਾਲ ਲਈ, ਛਾਤੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਕੋਲ ਬੈਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਛਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਉਂਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਤੂੰ? ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ? तू क्या करेगा बिना गन कुत्ते द्वारा बोलना करी कट। अब आप देखिए, ऐसे फोन मुझे दिन में कम से कम 200-300 आते हैं और कुछ अधिकारी तो सीरियस लेते हैं, कुछ अधिकारी बोलते हैं अब नंबर चेंज कर दो। इसी तरह एक और हिंदू नेता अमित अरोड़ा भी आतंकवादी संगठनों के निशाने पर हैं। 2016 में उन पर हमला हुआ था, तब वो बच गए थे। अमित अरोड़ा का कहना है कि उन्हें खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से धमकियां मिल रही हैं। पुलिस ने उन्हें भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी है, लेकिन अमित अरोड़ा का कहना है कि बुलेट प्रूफ जैकेट से क्या होगा। सुधीर सूरी की सुरक्षा में तो पुलिस का पूरा दस्ता लगा हुआ था, फिर भी उनका मर्डर हो गया। आज जरूरत इस बात है कि पंजाब सरकार खालिस्तानी संगठनों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। क्या पंजाब में हिंदू सुरक्षित है? मेरा एक सवाल है। हमारा एक बब्बर शेर जो हिंदू लीडर सुधीर कुमार सूरी, जिसकी खालिस्तानियों आतंकवादियों द्वारा हत्या की जाती है, इसमें आप किसका कसूर निकालते हो? मेरा ये कहना है। आपने हमें सिक्योरिटी दी, मान लिया हमने बात, आपने हमें सिक्योरिटी दी, फिर भी ये सिक्योरिटी जो आपने हमें दी है, क्या ये गोलियां चला सकती है? हमारी सुरक्षा कर सकती है? शरेआम सुधीर कुमार सूरी के पास 15-20 गनमैन, उसके बाद SHO खड़े अमृतसर के, उसके बाद ACP खड़े अमृतसर के, उसके बाद SP लेवल के अफसर खड़े, और जब एक खड़ा हुआ आतंकवादी वहां पर गोली चलाता है तो ये पुलिस वाले सभी भागकर अपनी जान बचाते हैं। मेरी सरकार से एक अपील है, क्या पंजाब में हिंदू सेफ है या नहीं है? क्या हम ये मान लें कि पंजाब में खालिस्तान की लहर शुरू हो गई है, कि हिंदुओं को भगाने की साजिश शुरू कर दी है? मेरी एक मोदी साहब से अपील है। मोदी साहब, हाथ जोड़कर बेनती करता हूं कि हिंदुओं ने आप पर बहुत विश्वास किया है, हमें बहुत विश्वास है आप पर।
और आप ही हिंदुओं की पंजाब में सुरक्षा कर सकते हो। जब बड़े बड़े पुलिस अफसरों के मौका वारदात पर मौजूद होने के बावजूद सुधीर सूरी को नहीं बचाया जा सका तो बुलेट प्रूफ जैकेट देने से क्या होगा? हिंदू नेताओं की आशंका यही है। नीरज भारद्वाज ने कहा कि यह जैकेट उनकी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए यह रास्ता निकाल लिया। पंजाब के हालात अब सभी को मालूम है, जो कि हमारे शिवसेना के नेता सुधीर सूरी जी का कत्ल कांड हुआ अमृतसर में, उसके बाद पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है और जिसको मद्देनजर रखते हुए हमें बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी गई है, ताकि ये सोचने का विषय ये है कि अगर पंजाब सरकार या पुलिस प्रशासन पहले सोचता तो हमारी सुरक्षा पहले भी कड़ी कर सकता था। क्यों अब किसी का कत्ल करवाने के बावजूद पुलिस प्रशासन को चेतावनी मिली है? तो मेरी पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस प्रशासन से मांग है, जो पंजाब के हालात बिगड़ रहे हैं इसे सही किया जा सके। जय श्री राम। पंजाब की पुलिस का अंदाज हैरान करने वाला है। पहले तो पुलिस के सामने हिंदू नेता को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस इतनी हेल्पलेस है कि कह रही है कि हिंदू नेता हो तो घर से बाहर ना निकलो या फिर पंजाब छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर घर से निकलो तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकलो। बस पुलिस की जिम्मेदारी खत्म। क्या पंजाब पुलिस ने हिंदू नेताओं को वाकई में भगवान भरोसे छोड़ दिया है? भगवंत मान को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि पुलिस की जिम्मेदारी कहां पर शुरू होती है और कहां खत्म होती है। या फिर वो भी केजरीवाल की तरह कहेंगे कि बुलेट प्रूफ जैकेट पर हनुमान जी की फोटो लगा लो, इसके बाद बजरंगबली अपने आप रक्षा करेंगे। हिंदू नेताओं की जान के साथ यह मजाक बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र में अब एक फिल्म को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एनसीपी के नेताओं ने शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म हर हर महादेव का विरोध करना शुरू कर दिया है। कल रात फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान ठाणे में हंगामा हुआ। एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड अपने सपोर्टर्स के साथ एक मल्टीप्लेक्स में पहुंचे। हॉल के अंदर जाकर नारेबाजी करने लगे। फिल्म का शो रुकवा दिया गया। जितेंद्र आव्हाड जब अपने सपोर्टर्स के साथ हंगामा कर रहे थे तो कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। इन लोगों ने कहा कि वो पैसे देकर टिकट खरीदकर फिल्म देखने आए हैं, इसलिए इस तरह का हंगामा करना ठीक नहीं है। बस इसी बात पर जितेंद्र आव्हाड के सपोर्टर्स ने एक शख्स की पिटाई कर दी, उसके कपड़े फाड़ दिए। जितेंद्र आव्हाड समझ गए कैमरे में सारी हरकत रिकॉर्ड हो गई है, तो उन्होंने उस शख्स को चुप रहने को कहा। 2000 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन जब आव्हाड से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दर्शक नशे में था और पिटाई जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मैं उस पर ज्यादा नहीं बात करना चाहता हूँ। प्रेक्षक है, थोड़ा सा खाया पिया होगा, आया होगा पिक्चर देखने के लिए, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन मारा मारी हुई और गए मारने को, ये झूठ इतिहास मत बताइए, आप वो काम मत करिए, इतिहास झूठ इतिहास। आव्हाड जो कह रहे हैं उस बात में दम नहीं है, क्योंकि आव्हाड जब सिनेमा हॉल से बाहर आए तो उसी दर्शक के गले में हाथ डालकर चलते हुए दिखाई दिए जिसके साथ मारपीट की गई थी। आव्हाड ने उसे रुपए भी ऑफर किए, जिसे लेने से युवक ने मना कर दिया। युवक लगातार ये कहता रहा कि आपके सपोर्ट ने गलत किया, लेकिन आव्हाड उसे मनाते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस घटना के बाद ठाणे के वर्तक नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जितेंद्र आव्हाड समेत एनसीपी के तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस रजिस्टर किया है। इट्स नॉट अबाउट द मूवी। अभी आज 2 वर्षांनी पिक्चर लागला। अरे ठीक आहे, इमोशन होतं सर। इकडे आधी घेतलं तर
हालांकि अब जितेंद्र अवार्ड ने बात बदली है। वो कह रहे हैं कि मुद्दा छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से खिलवाड़ का है। अवार्ड ने कहा कि महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज पर आधारित किसी भी फिल्म में अगर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा तो वो ऐसी फिल्मों का विरोध करेंगे। ये चित्रपट जो बताया जा रहा है उसमें पूरे इतिहास का विद्रूपीकरण किया है, जो शिवाजी महाराज के निजी जिंदगी में हुआ ही नहीं, जो इतिहास में कभी देखा ही नहीं, तो इतिहास में कोई संदर्भ ही नहीं। ऐसे चित्रपट आप इतिहास करके दिखाने लगोगे तो उसका धिक्कार होना ही चाहिए। और वो धिक्कार ऐसा ये चित्रपट महाराष्ट्र ने नहीं स्वीकारना चाहिए, जिसमें पूरा इतिहास तुमने गंदा कर रखा है। वो इतिहास वो क्यों दिखाना चाहिए, वो क्यों देखना चाहिए? मैं समर्थन करने वालों से पूछता हूं, जरा देखो, जाके किताब पढ़ो और बताओ कि इसमें सच और झूठ क्या है। और ये विकृत इतिहास है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो कह ही रहा हूं। पर शिवाजी महाराज के खून के वारसदार छत्रपति संभाजी कोल्हापुर के महाराज वो कह रहे हैं कि विकृतीकरण बंद करो। शिवाजी महाराज का खुद का खून बोल रहा है कि विकृतीकरण बंद करो। लेकिन मारपीट तो हुई है, इसलिए इस मुद्दे पर सरकार का रुख सख्त है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन विरोध लोकतंत्र के दायरे में होना चाहिए। अगर कोई विरोध के नाम पर मारपीट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई विरोध करना है तो लोकतांत्रिक माध्यम से कोई विरोध करे, उसके लिए उसको पूरी परमिशन है। लेकिन अलोकतांत्रिक तरीके से वहां जाकर लोगों को मारना पीटना ये सहन नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। यहां मुझे दो बातें कहनी है। एक तो ये कि हमारी संस्कृति और हमारे महान योद्धाओं की विरासत, उनका इतिहास इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक फिल्म के 2-4 डायलॉग से उनका मान कम हो जाए। और दूसरी बात है कि लोकतंत्र में विरोध करने का हक तो सबको है, लेकिन मारपीट करने का, तोड़फोड़ करने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। और उसके ऊपर से फिर झूठ बोल रहे हैं। अगर जितेंद्र अवार्ड से गलती हुई है तो माफी मांगकर उन्हें बात को खत्म करना चाहिए। नितिन गडकरी के काम की तारीफ उनके विरोधी भी क्यों करते हैं? नितिन गडकरी दूसरों से अलग क्यों हैं? इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला। मंत्री महोदय भरी सभा में यह कहते सुनाई दिए कि उनके मंत्रालय के काम, प्रोजेक्ट का काम घटिया हुआ है और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन नितिन गडकरी ने ऐसा ही किया। नितिन गडकरी ने सड़क बनने में देरी होने, जो सड़क बनी उसकी क्वालिटी खराब होने और सरकारी खजाने से बेजा रकम खर्च होने पर जनता से माफी मांगी। कहा वो सड़क बनने का ठेका कैंसिल करके नया टेंडर जारी करेंगे। जनता को जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जी लगातार इस कार्य के लिए मेरे पीछे लगे हैं। बार बार वो मेरे पास आते थे और उनके आग्रह के कारण आपके यहाँ के ये सब काम हुए हैं। एक बात वो जो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो, ये मैंने उनको आदेश दिया है। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। नितिन गडकरी ने यह माफी मध्य प्रदेश की और स्पेशली मंडला की जनता से मांगी। असल में मध्य प्रदेश के मंडला से जबलपुर के लिए 63 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है। इस सड़क की शुरुआती लागत 400 करोड़ रुपए की गई थी। 2015 में सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। 18 महीने में काम पूरा होना था, लेकिन नहीं हो पाया। डेडलाइन बढ़ाई गई
कि 2020 तक सड़क बन जाए, फिर भी पूरी सड़क नहीं बन पाई। जितनी सड़क बनी उसकी क्वालिटी बेहद खराब थी। सड़क बनाने का ठेका मध्य प्रदेश के सड़क विकास निगम को मिला था। 2 लेन की सड़क जो 1.5 साल में बन जानी चाहिए थी, वो 5 साल में भी पूरी नहीं हो पाई। सितंबर में डीएम ने लापरवाही पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। इसीलिए जब नितिन गडकरी नए रोड प्रोजेक्ट करने के लिए मंडला पहुंचे तो वहां के लोकल नेताओं ने उनसे इस सड़क की शिकायत की। बताया सड़क बनने में इतनी लापरवाही से जनता नाराज है। तो नितिन गडकरी ने मंच से ही पुराना टेंडर कैंसिल करने का ऑर्डर दिया और यह सड़क बनाने का नया टेंडर जारी किया जाएगा, यह कहा। इसी कार्यक्रम में गडकरी ने एक और बड़ा ऐलान किया। गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम, यूपी में काशी, मथुरा और अयोध्या के बाद अब मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा मार्ग भी बनेगा। मुझे कभी कभी बचपन से एक बात याद आती है कि हमारे यहां से बहुत साधु सन्यासी नर्मदा प्रदक्षिणा करने के लिए निकलते थे। मेरी पत्नी ने भी मुझे एक दिन कहा कि मुझे नर्मदा प्रदक्षिणा करनी है। तो मैं ये मानता हूं कि ये नर्मदा प्रदक्षिणा का विषय बहुत श्रद्धा का है और मैं भी बहुत श्रद्धालु हूं। मैंने हिंदुस्तान के सभी धर्मों के जितने धार्मिक स्थान थे वहां सब अच्छे रोड बना दिए। अब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 6 महीना नहीं, आप साल भर जा सकोगे ऐसे रोड बना दिए। अब हिमालय में चाइना के पास मानस सरोवर तक का रोड मैंने 90% बना लिया है। अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आप मानस सरोवर जा सकोगे। 20,000 करोड़ का अयोध्या सर्किट बनाया है। 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म जहां से हुआ तो महापरिनिर्वाण वहां सब गांवों तक अच्छा रोड बनाकर 22,000 करोड़ का बुद्ध सर्किट बनाया है। महावीर का भी सर्किट मैं बना रहा हूं। राजस्थान हो, सब जगह पर। अभी मैं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भी सर्किट 15,000 करोड़ का वहां रोड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। और अयोध्या में आप सबके आशीर्वाद से भव्य राम मंदिर बना है। उस अयोध्या में मैं 20,000 करोड़ के रोड नेटवर्क बनकर उसको भी अच्छा बना रहा हूं। तो अमरकंटक जहां से नर्मदा शुरू हुई वो रोड कैसे छूटा? मेरा पूरा प्रयास है कि नर्मदा प्रदक्षिणा करने के लिए निश्चित रूप से अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद बोबड़े, वो मेरे मित्र हैं, वो भी नर्मदा प्रदक्षिणा के लिए निकलने वाले हैं पैदल। तो वो भी मेरे पास आए थे। तो मुझे विश्वास है कि ये रोड के साथ साथ नर्मदा प्रदक्षिणा की व्यवस्था अगर होगी तो हमारी जो श्रद्धालु है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी सौगात होगी। नितिन गडकरी के आइडियाज की हर कोई तारीफ करता है। उनका जज्बा, उनकी साफ गोई भी कमाल की है। अगर उनके डिपार्टमेंट से गलती हुई तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। ऐसे उदाहरण आज की राजनीति में कम मिलते हैं। लेकिन दुख की बात यह कि अक्सर नितिन गडकरी की बातों को गलत समझ लिया जाता है और विवाद खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तरह साफ बात करने वाले लोग और भी राजनीति में हो तो और अच्छा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।